आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। एमपी मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर अर्थात मध्य प्रदेश का कृषि मॉडल, एग्रीकल्चर मॉडल, जिसकी चर्चा आईएमएफ के रिपोर्ट में की गई है। जिसके नाते इस समय यह एक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में, महत्वपूर्ण चर्चा के रूप में पूरे देश में इस पर चर्चा है कि एमपी मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, अर्थात कृषि में क्या एमपी ने किया जिसके नाते वह मॉडल माना जा रहा है, जिसके नाते वह प्रेरक राज्य माना जा रहा है। सामान्यतः मध्य प्रदेश की जब भी चर्चा होती थी तो लोग मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप में ही मुख्य रूप से चर्चा के कारणों में देखते थे। और चर्चा का सबसे बड़ा कारण मध्य प्रदेश का होता था कि वहाँ पर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक रहा है। अर्थात एमपी को कभी आपने एमपी की चर्चा बहुत बड़ाई के रूप में नहीं सुनी होगी, खासकर आर्थिक गतिविधियों के मामले में, इकोनॉमी के मामले में। लेकिन पहली बार आईएमएफ के रिपोर्ट में यह चर्चा किया जाना कि एमपी का जो कृषि मॉडल है वह अपनाया जा सकता है और बाकी राज्यों के लिए प्रेरक हो सकता है, खासकर बीमारू राज्यों के लिए, यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। खैर, जिन राज्यों में जो है दूसरे दलों की सरकार है वहाँ पर इससे जुड़े हुए सीधे सवाल तो नहीं पूछे जा सकते, लेकिन इसका कुछ ऐसा सेगमेंट बनता है जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले यह जानने की आवश्यकता है कि एमपी का कृषि मॉडल क्या है। यद्यपि एक चीज़ ध्यान रखें, आप असहमत किसी से हो सकते हैं, उसे खारिज नहीं कर सकते। किसी की भी उपलब्धियां, चाहे आपका विरोधी ही क्यों ना हो, अगर उसकी उपलब्धियां हैं तो उपलब्धियां हैं, वो एक तथ्य है, उसको आपको समझना पड़ेगा और उसके श्रेष्ठता के कारणों को जानना पड़ेगा। तो एमपी कैसे श्रेष्ठ हुआ, क्या किया उसने जिसके नाते श्रेष्ठ हुआ, इसको जरा इस पर चर्चा किया जाए। ध्यान से सुनेंगे आप। मैं केवल 2022-23 की बात करूंगा। 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार का भी आ गया है और तमाम राज्यों के मामले में एग्रीकल्चर सर्वे कृषि मंत्रालय ने भी प्रस्तुत किया है और संसद में कृषि मंत्री ने जवाब भी दिया कि भारत में कृषि की प्रगति अलग अलग राज्यों की क्या रही है। साथ में आईएमएफ के द्वारा भी भारत की कृषि को लेकर के एक ओवरव्यू प्रस्तुत किया गया है। विशेषकर बीमारू राज्यों को लेकर के, उनकी प्रगति को लेकर के आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में सारी चीज़ों को दर्शाया है। बीमारू राज्य उन्हें कहा जाता है, बीमारू का मतलब बीमारू, अर्थात बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बीमारू। और ये अलग बात है, किसी मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ भी उसमें आता है और बिहार से अलग हुआ तो झारखंड भी उसमें आता है। कई लोग उसको उड़ीसा को भी शामिल करते हैं, लेकिन बीमारू राज्य में मूलतः 4 नाम शामिल है, तो मध्य प्रदेश उसमें बहुत जो है देखा जाए मुख्य नाम है। अब मध्य प्रदेश में जो 2022-23 में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट रही है वो 7.3% की रही है, जबकि पूरे भारत में कृषि में जो आर्थिक समृद्धि दर रही है वो मात्र 3.5% की रही है। अर्थात भारत के जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है उससे दुगनी से भी ज़्यादा ग्रोथ रेट एमपी के कृषि क्षेत्र का है। सामान्यतः अर्थशास्त्री मानते हैं कि 4% से अधिक की ग्रोथ रेट कृषि क्षेत्र में नहीं प्राप्त की जा सकती, अर्थात 4% की ग्रोथ रेट आइडियल माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि कृषि क्षेत्र में ज़्यादा ग्रोथ की संभावना ही नहीं। अर्थशास्त्री कहते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब जिसकी भी आय बढ़ती है तो शुरू में वो कृषि पदार्थों को कंज्यूम करता है, खाने पीने के सामान को ज़्यादा कंज्यूम करता है। जैसे मान लीजिए किसी की आय 10,000 हुई तो खाने पीने पे जितना खर्च करता है, जब उसकी आय 20,000 होती है तो 2-4 हज़ार और बढ़ा देता है। लेकिन जब उसकी आय 50,000 हो जाती है, 2 लाख रुपए महीने हो जाती है, 5 लाख रुपए महीने हो जाती है, तो वो खाने वाली चीज़ों पर व्यय नहीं बढ़ाता, बल्कि जाकर के होटल और रेस्तरां में खाने लगता है, जिससे खेती के बजाय सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिलने लगता है। भोजन वही है, बल्कि भोजन कम हो जाता है।
जब आप ताज में जाकर के या जो है मॉरियंस में जाकर के चाय पीते हैं तो चाय थोड़ी बढ़ती है, चाय वही रहती, खाली अब 700 रुपये कप हो चुकी है। तो आपने पेमेंट किया, होटल को, रेस्तरां को पेमेंट किया, अर्थात इससे सर्विस सेक्टर का विकास हो रहा है, कृषि का नहीं हो रहा है। कृषि का विकास जो है बहुत ज़्यादा, कृषि के का विकास होता ही नहीं। सामान्यतः जैसे जैसे किसी देश में लोगों की आय बढ़ती है, मध्य वर्ग बढ़ता है, मध्य उच्च वर्ग बढ़ता है, मध्य निम्न वर्ग बढ़ता है, तो अन्य चीज़ों का उपभोग बढ़ने लगता है। जो थोड़ा सा धनी होता है वो गाड़ियाँ खरीद रहा है, मोबाइल खरीद रहा है, कंप्यूटर खरीद रहा है, घर में सोफ़ा सेट लगा रहा है, फ्रिज लगा रहा है, एसी लगा रहा है, बेड लगा रहा है। खाने की चीज़ों में पहले मान लीजिए वो अनाज खाता था तो हो सकता है कुछ फल और सब्जियां खरीदने लगा हो, लेकिन उसमें भी एक सीमा से ज़्यादा। ऐसा तो है नहीं कि कोई एक ही व्यक्ति 5 दर्जन केला खा जाएगा और 8 किलो जो है सेब खा जाएगा और 2 किलो अमरूद खा जाएगा, ऐसा तो है नहीं। उसकी क्षमता जो है खाने की वही रहती है, थोड़ा बहुत उसकी क्वालिटी और उसमें चेंज आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता। इस नाते सारे अर्थशास्त्री कहते हैं कि कृषि क्षेत्र में बहुत अधिक ग्रोथ रेट हो ही नहीं सकती। 4% की अगर ग्रोथ रेट है तो वो एक आइडियल है, वो अच्छी है। और भारत सरकार की अगर पूरी कृषि की ग्रोथ रेट आप देखें तो 2021-22 की 3% थी, अब की बार 3.5% है, तो माना जाता है फिर भी 4% के निकट है। मतलब कृषि के लिए ठीक ठाक कहा जा सकता है, बहुत खराब भी इसे नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप एमपी की ग्रोथ रेट देखेंगे तो 7.3%, ये एक बहुत देखा जाए प्रेरक है। अच्छा, इसके अलावा अगर भारत के जीडीपी में कृषि क्षेत्र के योगदान को आप देखें तो 18.8% है, मतलब 19% के आसपास है कृषि क्षेत्र का कुल जीडीपी में योगदान। लेकिन एमपी एक ऐसा राज्य है जिसके राज्य के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 40% है। एकलौता राज्य है एमपी इस तरीके का, क्योंकि जैसे जैसे किसी राज्य का विकास होता है, किसी देश का विकास होता है, तो कृषि क्षेत्र का योगदान कम होने लगता है, फिर उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ने लगता है। लेकिन एमपी में कृषि क्षेत्र जो है लोगों के आय का, लोगों के समृद्धि का, लोगों के बेहतर जीवन स्तर का कारक है। यह कितना सुखद जानते हैं न्यूज कहा जा सकता है, कितना बेहतर न्यूज कहा जा सकता है। एमपी कई कृषि उत्पादों के मामले में नंबर 1 स्थान पर आ चुका है। सोयाबीन तो खैर उसकी पहचान थी, सोयाबीन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। इसके अलावा दलहन में, मतलब दालों में भी एमपी का पहला स्थान है। लहसुन में एमपी का पहला स्थान है। टमाटर के भी उत्पादन में एमपी का पहला स्थान है। इसके अलावा संतरा, सोचिए संतरे को लोग सोचते थे नागपुर का संतरा, महाराष्ट्र का, लेकिन एमपी का संतरे के उत्पादन में पहला स्थान है। क्या आप कभी सोचते हैं कि संतरे में एमपी का पहला स्थान? हाँ, एमपी का पहला स्थान है। इसी तरीके से गेहूं के उत्पादन में आप आश्चर्यचकित होंगे। गेहूं के उत्पादन में आपने पंजाब का नाम सुना होगा, यूपी का नाम सुना होगा, हरियाणा का नाम सुना होगा, लेकिन यूपी के बाद दूसरा स्थान गेहूं के उत्पादन में एमपी का है। दूध के उत्पादन में, मतलब पशु पालन कितना बेहतर हुआ होगा, अब आप समझ सकते हैं कि पशुपालन में, मतलब दूध उत्पादन में एमपी का तीसरा स्थान है। ऐसे अनेक प्रकार के मसालों, फलों, सब्जियों, अनाज, मोटा अनाज, इन सब के मामले में एमपी पूरा प्रेरक होता जा रहा है। जैसे लगता है एमपी में कृषि क्षेत्र जगमगा रहा है। आप कहेंगे आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, IMF बोल रहा है, मैं बता रहा हूँ। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप एग्ज़ाम में ये ध्यान रखें, क्योंकि सामान्यतः एमपी के बारे में आप ऐसा ध्यान नहीं रखते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखें कि एमपी को ये सारी सफलताएं मिली कैसी। एमपी को ये सारी सफलताएं फसल के विविधीकरण से मिली है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप से मिली। आप कहेंगे फसल के विविधीकरण का क्या अर्थ है? फसल के विविधीकरण का मतलब होता है जब आप कृषि में केवल खाद्यान्न की फसलें ही नहीं उगाते, खाद्यान्न की फसलों के साथ जब आप बागानी, बागवानी, नगदी फसलों, साथ ही साथ आप पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, इस तरीके के जितने भी कृषि की प्रैक्टिस है, उपाय है, जब आप उन सबको अपनाते हैं तो फसल का विविधीकरण हो जाता है, कृषि का विविधीकरण हो जाता है। और इसका फ़ायदा क्या है? जब भी फसल का विविधीकरण होता है तो किसानों के साथ जोखिम
कम होने लगता है, या यूँ कहें कि बहुत कम हो जाता है। मान लीजिए बाढ़ आ गई या सूखा आ गया, जैसे एमपी में जनरली सूखा आ सकता है, सूखा आ गया या नर्मदा के आसपास बाढ़ आ गई, ताप्ती के आसपास, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपके पास सूखा आ गया तो पशुपालन है, तो कम से कम दूध दही छाछ आपके पास उपलब्ध है, उसका उपयोग कर सकते हैं, उससे आय प्राप्त कर सकते हैं। या इसी तरीके से मधुमक्खी पालन है या बागवानी का उत्पादन है, फल और सब्जी, वो हो सकता है। मतलब हमेशा एक विकल्प होता है। अर्थात फसल के विविधीकरण का पहला फायदा होता है कि किसानों के साथ जो आय का जोखिम रहता है वो समाप्त होने लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब आप खेती में फसल लगाते हैं तो 12 महीने आपके पास काम नहीं होता, लेकिन जब कृषि के साथ साथ आप पशुपालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, कुक्कुट पालन करते हैं, बागवानी का काम करते हैं, तो सालों भर इन्वॉल्वमेंट आपके पास होता है। मतलब सालों भर आप एक तरीके से रोजगार पा सकते हैं, कृषि में अपने आप को इन्वॉल्व करके रख सकते हैं। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, कृषि में फसल वाले काम में तो पुरुषों का करीब रोल ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही फसल का विविधीकरण करके आप बागवानी की तरफ बढ़ते हैं, बागानी की तरफ बढ़ते हैं, पशुपालन या इन सब गतिविधियों की तरफ बढ़ते हैं, तो महिलाओं का योगदान बढ़ता है। तो इससे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलता है। दूसरे, आप बागवानी बागानी फसलों को महत्व देते हैं, पशुपालन को महत्व देते हैं, तो तमाम कमज़ोर वर्गों, वंचित वर्गों, आदिवासियों, वनवासियों को भी जानते हैं, इससे सहयोग मिलता है, उनका सशक्तिकरण होता है। अब बहुत सारे बागानी फसलों और बागवानी फसलों को महत्व देने के नाते जंगल के आसपास के उत्पादों की वैल्यू बढ़ी है, इससे आदिवासियों का भी सशक्तिकरण हुआ है। अच्छा, इसके अलावा आप देखेंगे कि जब कृषि में वैरायटी बढ़ती है तो इससे निर्यात की संभावनाएं बढ़ती हैं, विदेशी मुद्रा भंडार के बढ़ने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो इस तरीके से अच्छा, साथ ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि पर आधारित उद्योगों का भी को बढ़ावा मिलता है, फूड प्रोसेसिंग की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है। तो इस नाते अनेक सारी संभावनाओं का जन्म होता है और कृषि लाभदायक व्यवसाय के रूप में बदलने लगता है। कृषि को और कृषि आधारित गतिविधियों को सामान्यतः जो है कम आय सृजन करने वाली गतिविधि मानी जाती है, जिसके नाते किसान गरीब होते हैं। लेकिन अभी आपने देखा होगा IMF की रिपोर्ट में भी और बाद में भारत का जो है NSO की रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि MP में जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,40,000 से ऊपर चली गई। इसका मतलब पूरी MP में लोगों की आय में वृद्धि हो रही है, समृद्धि हो रही है। जबकि MP का अगर आप पूरा एरिया देखिए तो MP में पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, MP में सूखे वाला क्षेत्र, अर्धशुष्क शुष्क क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र कम ही है MP में। चंबल का बहुत बड़ा बीहड़ का एरिया है, तमाम ऊंची नीची भूमि है, इसके बाद भी कृषि बेहतर हो रही है। यह अपने आप में बहुत सुखद अनुभूति है। एक मामले में और आप MP की बड़ाई कर सकते हैं कि MP में पहले 24% सिंचाई की सुविधा थी, अब 45.3% भूभाग सिंचित हो गया है। अब सोचिए, इतना ऊंची नीचे भूभाग को सिंचित करना, इसका मतलब MP की सरकार ने ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और तमाम वाटर सेविंग इरिगेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया है। और IMF ने भी बड़ाई की है कि MP की सरकार ने किसानों के हितों में कई सकारात्मक निर्णय लिया, जैसे किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया, तमाम कृषि यंत्रों को खरीदने में सब्सिडी दिया, सहयोग दिया। इसके अलावा मिट्टी के परीक्षण के लिए, किसानों के परीक्षण के लिए, बीज की उपलब्धता के लिए बहुत सारे अच्छे प्रयास किए। इसके अलावा फसलों को खरीदने के लिए उनको मंडी से जोड़ने की दिशा में भी MP की सरकार ने अच्छा प्रयास किया और तमाम प्रकार की फसलों को भी प्रोत्साहित किया। खासकर मसालों का घर बनता चला जा रहा है MP, बागवानी उत्पादों का घर बनता चला जा रहा है MP। ये सब अपने आप में एक नए प्रकार की प्रवृत्ति और ट्रेंड को दर्शा रहा है और यही MP मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से जाना जा रहा है। तो सभी विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं UPSC की या तमाम स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको यह ज़रूर ध्यान रखना होगा कि MP का कृषि मॉडल क्या है। यह मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है और अब IMF ने चर्चा कर दी तो हर जगह जानते हैं
इसका महत्व बढ़ जाता है। तो आप सभी लोग इसको ध्यान में रखेंगे। इससे आगे हम लोग कल एक नए विषय पर बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।